आप पिंडी बॉय हैं? जी मैं फिट सर ख़वातीन हज़रात, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मेरे पास CD 70 भी थी और CD 1 to 5 भी थी बहुत सर विलियम होती बिल्लियाँ होती है सर। भाईजान पिंडी बॉय। कुछ लोग बेचारे जो बिल्कुल गरीब होते हैं, क्योंकि वीज़ा लगाना टिकट लेना सस्ता काम नहीं है। अगर आपके पास क्वालिटी है, क्वालिफिकेशन है, तो स्काई इज द लिमिट। तो वो बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तानी को मैं कहता हूँ कि जी, एक अपनी आप तालीमी काबिलियत बढ़ाएं, दूसरा आप अपनी स्किल्स बेहतर करें। एक चीज़ जो मेरी बेगम हमेशा कंप्लेन करती है मेरे बारे में, कहती है तुम घर को कम वक्त देते हो, दफ्तर को बहुत वक्त देते हो। आपको ज्यादा ही टाइम देते हैं। आपने मेरा ख्याल है ये पोस्टिंग भी इसलिए नहीं थी, बेगम से भागते थे। वोट किसको डाला था आपने? मैं इधर था, मैं वोट डाल इस। चले अगर मौका मिले किसको देंगे वोट? ये देखिए, ये जाती फेल होता है। मेरा वोट मेरी मर्जी। आपको क्रिकेट का तो शौक है? बहुत ज्यादा शौक है। तो हमारी टीम क्यों आ रही? सर ना पूछे, ये आप मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रहे। आपको इंडियन एम्बेसडर ने फोन किया जब हमारी टीम आ रही है और कहा Assalamualaikum ji, मेरा नाम अहमद अली Bhatt and welcome to yet another episode of Excuse Me with Ahmed Ali Bhatt. We're in the beautiful Abu Dhabi, or if you're in Abu Dhabi and you don't know this person, then there's something seriously wrong with you. आज के हमारे जो मेहमान हैं, he is a career more lavish than Amitabh Bachchan because he's been traveling for more than 40 years of his life, out of which he has been serving as Consul General, as a foreign service, as a director general, and 31 years of career, and now he's the ambassador in Abu Dhabi for Pakistan. Aj, please welcome our guest, Mr. Faisal Tirmizi sahab. Sir, assalamu alaikum. How are you? Wa alaikum. Welcome to Abu Dhabi. Sir, no. Welcome to Abu Dhabi. How's Abu Dhabi? दे काफी गर्मी है यहाँ, मतलब it's दुबई से ज्यादा गर्मी है यहाँ, I believe. ये दुबई से ज्यादा गर्म होता है जी, because it's further south. It's further south. And it is of course closer to the desert. हाँ. रब्बुल खाली करीब है यहाँ से, समंदर भी है, तो it is warmer than Dubai for sure. How are you adjusting इतनी गर्मी? Very well. अच्छा जी. I can adjust with heat and cold. I've had more postings ज़्यादातर बर्फ वाली जगहों पे. सर मैं लोगों की इतनी तलाक़ें नहीं हुई जितनी आपकी पोस्टिंग हुई है. And you've been constantly. But इतना जब बंदा ट्रैवल करता है, स्पेशली सारा करियर जिंदगी में आपने ट्रैवल किया, कोई ऐसी जगह तो होगी जिसको आप अपना घर कहते होंगे? घर तो पाकिस्तान ही है. तो वो तो चलें, वो तो एक आता है ना बंदा पाकिस्तान, मगर पर अगर मुझसे पूछा जाए, मैं बेसिकली एक आउटडोर आदमी हूँ जो नेचर में खुश रहता है. अच्छा जी. जहाँ पे खूबसूरती हो, पहाड़ हो. तो मेरी एक पोस्टिंग थी किर्गिस्तान, था मैं उधर हार्डली 8 महीने के लिए. अच्छा. पर बहुत खूबसूरत था उधर, झीलें थी, पहाड़ था, खुले प्लेन्स थे, तो आई एंजॉयड इट. पर मैंने हर पोस्टिंग एंजॉय की है. अबू धाबी में दूसरी दफ़ा आया हूँ, तो अबू धाबी मुझे पसंद आया क्योंकि अबू धाबी की खूबसूरती ये है कि ये एक तो पाकिस्तान से बहुत करीब है, और दूसरे पाकिस्तानी यहाँ पे बहुत है. और तीसरा, अच्छा ये दिस इज वेरी फैमिली कंजर्वेटिव, बड़ा फैमिली माहौल है यहाँ. दुबई वाले शुगर डैडीज नहीं है यहाँ सारा जरा I really enjoyed it. I think it's very conservative. ये मुख्तलिफ जगह है जी, ये बिल्कुल मुख्तलिफ जगह है. और यहाँ पे छाप है इनके फाउंडिंग फादर की, शेख जायद की. अच्छा, ओके. जो यहाँ के 66 में रूलर बने थे और 71 में उन्होंने इनको एक मुल्क में तब्दील किया था, पूरा मुत्तहदा अरब अमारात को. तो उनके पाकिस्तान से ये बड़े दरीना ताल्लुकात थे. तो यहाँ पे इस शहर में उनकी छाप है. अगर आप शेख जायद मॉस्क में जाएं, जो उनका आखिरी तोहफा था शहर के लिए, तो उनकी बिल्कुल पहलू मिर्ज़ा इकबाल की खबर बादशाही मस्जिद के साथ है, इसमें शेख जायद की खबर शेख जायद मॉस्क के साथ है. तो वो बहुत बड़े विजनरी आदमी थे, पढ़े लिखे आदमी बिल्कुल नहीं थे, पर एक विजडम था और एक विजन था. सर ट्रस्ट मी, मैं बड़े पढ़े लिखे जाहिलों को जानता हूँ. एंड आई एम श्योर आप भी जानते होंगे. थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं. मास्टर्स इन इंटरनेशनल स्टडीज, हाउ डू यू बिकम अ एम्बेसडर को, मतलब एम्बेसडरशिप किस तरह आती है? मतलब कोई इस तरह का कोर्स तो होता नहीं. आपने मास्टर्स किया इंटरनेशनल स्टडीज में, यूके में थे आप, फिर आप मतलब ये पाथ आपने खुद चूज किया था या एक्सीडेंटली एक से एक चीज होती गई? एग्जामिनेशन होता है जी पाकिस्तान में हर साल, मुकाबले का इम्तिहान जिसको कहते हैं. अच्छा. CSS का मुझे कतई शौक नहीं था फ्रैंकली. मैंने जो अपना पहला करियर शुरू किया था जब मैं यूनिवर्सिटी में था, एज ए जर्नलिस्ट शुरू किया था. अच्छा. और मुझे बड़ा शौक था कि आपके अंदर भी वाला खून है खबरें वाला.
और मेरी वालदा को शौक था, कुछ मेरे दोस्तों को शौक था बहुत। अच्छा। तो कुछ मेरे दोस्तों का असरार था और कुछ मेरी वालदा का असरार था कि बेटा एग्जाम दे दो। तो मैंने, कहते हैं ना, हाफ हार्टेड अटेम्प्ट की। तो मेरे ख्याल से मैं खुशकिस्मत था या माँ की दुआ थी, क्योंकि मुझ में तो इतनी काबिलियत नहीं है फ्रैंकली, जिसका मुझे पता है। नहीं, योर करियर स्पीक्स वॉल्यूम्स। अगर आप में कुछ नहीं था मतलब एक 31 इयर्स अहमियत तो नहीं लग दे। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह। यू वर बोर्न इन मतलब पाकिस्तान कहाँ आपकी पैदाइश? पिंडी जी, 14 अगस्त आप पिंडी बोए हैं? 1690 जी, पिंडी। आप पिंडी बोए हैं? जी, मैं पिंडी। सर ख़वातीन हज़रात, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। नहीं उन्हें तो पिंडी बॉयज के, सर आप पता लाहौरीज़ और पिंडी बॉयज का किस तरह होता है। वाह 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 सर, आप तो फिर यहाँ फिर आपने कहीं ना कहीं तो एक आपने CD70 रखी होगी। मेरे पास CD70 भी थी और CD 1 to 5 भी थी। सर विलियम होती, विलियम होती है भाईजान पिंडी बॉय। क्या हुआ वो पिंडी में, पिंडी वाले बगैर से होंडा के चलते। वो जरूरी है, वो जरूरी। सही बात है। So how was it growing up? मतलब बड़ा खानदान था, भाई बहन आप लोगों के ज्यादा थे या छोटा सा? मेरा जो ददियाल था वो तो बहुत बड़ा खानदान था माशाल्लाह। मेरे वालिद साहब के 13 बहन भाई थे माशाल्लाह। तो मेरे वालिद साहब फौज में थे, तो हम लोग पूरा पाकिस्तान थे उनके साथ, पर ज्यादातर हमें पिंडी में रखा गया कि तालीम का पे असर ना हो। ज्यादा जिंदगी मेरी फिर पिंडी में गुजरी, पर कोयटा में भी पोस्टिंग रही। और कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम लोग 3 हैं। सबसे बड़ी बहन है मेरी। अच्छा, ओके। वो उनके हस्बैंड एयरफोर्स में पायलट से रिटायर हो गए, पिंडी में रहती हैं। भाई मेरा अमेरिका में है, ही इज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वो पिछले 40 साल से अमेरिका में। वो तो FSC के बाद गया तो वापस मुड़ कर नहीं आया। बिटकॉइन, शिटकॉइन वगैरह तो नहीं, उसके संभव नहीं। उससे वो पूछता रहता है क्या ये चीज। मुझे भी नहीं समझ आती सर। आई थिंक अपेरेंटली डकी भाई को काफी समझ है। वकार ज़का और डकी भाई दोनों को बड़ी समझ है। मगर उसके बाद मतलब पिंडी में आपकी पूरी ग्रोइंग थी, एजुकेशन भी आपकी वहां से हुई थी। CSS के लिए आपने प्लान किया था या मतलब अम्मा अब्बा का प्रेशर था कि भाई नहीं करो? अम्मा का प्रेशर था। अच्छा कि करो। हाँ, मेरी वालदा का पता नहीं ख्वाहिश थी कि मैं करूँ, तो मैं एग्जाम में बैठ गया। मैं तो नौकरी कर रहा था, मैं 3 महीने छुट्टी ली बीच में। पढ़ने किताबों का शौक मुझे शुरू से था, पढ़ना लिखना एक मेरा एक प्लस पॉइंट था। तो बैठा मैं एग्जाम में बैठा, अल्लाह का करम हुआ कि हम 9 क्लासमेट्स एक घर में हमने एक साथ तैयारी की। हमने 9 क्लास जो यूनिवर्सिटी के साथ 9 क्लासमेट्स थे। उनमें पहली अटेम्प्ट हमने 3 ने क्लियर किया। ओके। अगली अटेम्प्ट में फिर 3 ने किया, तीसरे अटेम्प्ट में 2 ने किया, तो 8 में। जो ना कर सका, जो तीनों दफा फेल हो गया, माशाल्लाह इक्तिसादी तौर पर हम सबसे बेहतर है। हम उसको कहते हैं खुदा का शुक्र अदा कर तुमने CSS नहीं दिया। क्या बात है। तो वो भाईजान क्या कर रहे हैं? वो बिजनेस कर रहा है। ही इज वर्किंग। बिजनेस कर रहा है सर। वो फिर कोई मलिक रियाज टाइप कैरेक्टर होगा। बिजनेस ही लग गया। अरे कब आज ही में ही सही है। मास्टर्स आपने किया यूके में आपकी, उसके बाद आपने 1993 में फॉरेन सर्विसेज ज्वाइन की। 93 में। हाउ वाज द मूड एट दैट टाइम? पाकिस्तान का जो क्लाइमेट था, क्योंकि वो फॉरेन सर्विसेज का 90 वाला जो दौर था, आई थिंक इट वाज नया पाकिस्तान वाज गेटिंग बैक। थोड़ी सी इकोनॉमी हमारी बेहतर हो रही थी। तो 1993 में क्या आपको याद है कि जब मैंने सर्विसेज ज्वाइन की थी तो उस वक्त पाकिस्तान की इमेज क्या थी? पाकिस्तान जी, जब मैंने ज्वाइन की थी और जब मैं पहली 2 पोस्टिंग में गया पाकिस्तान, देखें अगर आप स्टेटिस्टिकली देखा जाए, दुनिया का 5वां 6ठा बड़ा मुल्क है ये आबादी वाइज। और हमारी लोकेशन, लोग कहते हैं कर्ज भी है, पर इट्स अ प्लस पॉइंट। हम 3 मुख्तलिफ रीजन्स कनेक्ट करते हैं, जनूबी एशिया, मशरक़ वस्ता और सेंट्रल एशिया को। 3 मुल्कों के दसंगा में हम बैठे हुए हैं। तो मुल्क तो बहुत अच्छा है हमारा, और बहुत ज़्यादा अपबीट था, बड़े खुशी। इनफैक्ट मेरे साथ जिन लोगों ने सिविल सर्विस किया था उस साल, वो आजकल पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में दे आर रनिंग द होल शो। तो बड़े काबिल लोग आए थे मेरे साथ। MIT के ग्रेजुएट्स भी थे मेरे साथ, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के ग्रेजुएट्स थे मेरे साथ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स थे। वो लोग अच्छे प्रोफेशनल्स, कॉर्पोरेट दुनिया को छोड़ के दे हैड ऑप्टेड फॉर द गवर्नमेंट सर्विस। तो वो बड़ी बात थी। तो मुझसे भी लोगों ने सवाल पूछा था, क्योंकि मैं 12,000 रुपये कमा रहा था, मैं 2880 की तनख्वाह पे आया था। कि शुरू में मैंने सोचा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, पर अल्लाह का शुक्र है, इट हैज़ बीन अ गुड करियर, इट हैज़ बीन अ गुड लाइफ, अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया देखी है, शौक तो था मुझे, एक था घूमने फिरने का, एक वो आपको। मगर सर उसके साथ साथ यू गेट टू सी, बिकॉज यू आर द एम्बेसडर, और वहाँ आपको पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। वो स्टांस से लेके अब स्टांस ऑफ पाकिस्तान की जो इमेज है, वी ऑल नो वेयर वी स्टैंड।
हाउ डू यू कोप विद दैट कि वो जो एक गोल्डन डेज थे वो उसके बाद अब जो IMF डेज आए हुए हमारे पास, हाउ डू यू कोप विद दैट? मतलब देखें, जिंदगियों में भी और कौमों में भी उतार चढ़ाव आता है। वो दिस इज पार्ट ऑफ द जॉब, यू हैव टू, बिकॉज जो कुछ भी है कि वी आर द सेल्स मैन फॉर पाकिस्तान। हमें पाकिस्तान का सबसे बेहतर इमेज और सबसे वो हमें वी हैव टू सेल इट टू द ग्लोबल वर्ल्ड, क्योंकि अब तो कोल्ड वॉर के बाद अब ग्लोबलाइज वर्ल्ड हो गई है सारी की सारी, और उसमें आपको पाकिस्तान को इतने स्ट्रेंथ्स हैं, बहुत स्ट्रेंथ्स हैं। मैं ये कहता हूँ हमें एक जो पॉपुलेशन है, यूथ पल्ज है हमारे पास, उसको हमने बस ट्रेन करना है। फिर हमारे पास एक बड़ी मार्केट है, और अगर इसको चीज़ें ठीक हो जाएं तो पाकिस्तान कुड बी अ कंट्री टू इन्वेस्ट इन। अभी आप देख रहे हैं पिछले 30-40 साल से बात हो रही है कि एशियन सेंचुरी आ रही है। कई ममालिक बात कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 300-400 साल से यूरोप ने और फिर अमेरिका ने ग्लोबल पॉलिटिक्स को डोमिनेट किया है। अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है, तो एशियन सेंचुरी आ रही है, जो एशिया का जो राइटफुल एक जगह है। सर वो तो आ रही है, लेकिन चाइना कहाँ से कहाँ आ गया? इंडिया की इकोनॉमी देखते हैं कहाँ से कहाँ चलेगी। मगर हमारी हमारी भी बात वो मतलब मैं उस तरफ आता हूँ। कितनी इन्फ्लुएंस होती है एम्बेसडर के ऊपर जो पॉलिटिकल पार्टीज हमारी होती हैं? मतलब डू दे डिटरमिन द कोर्स ऑफ योर करियर आल्सो? देखिए जी, जारी बात है कि वी हैव टू टेक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम पॉलिटिकल, बिकॉज हम लोग जो डिप्लोमेट्स होते हैं या गवर्नमेंट फंक्शनरीज होते हैं, वो इनपुट्स देते हैं डिफरेंट पॉलिसीज पे, इवन फॉरेन पॉलिसीज पे, पर हमें इम्प्लीमेंट वो करना पड़ता है जो हमारे पॉलिटिकल मास्टर्स डिटरमिन करते हैं। तो दैट इज लाइक ऑल दिस फॉरेन सर्विसेज। पाकिस्तान के फॉरेन सर्विस में हमारे कुछ 80% जो सफ़ीर होते हैं वो फॉरेन सर्विस के होते हैं, और 20% होते हैं जो पॉलिटिकल अपॉइंटीज होते हैं। तो अल्टीमेटली डिटरमिन हम अपना फीडबैक भी देते हैं और हमें इंस्ट्रक्शंस भी आती हैं, उसको हमने इम्प्लीमेंट करना होता है टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज। एंड हाउ डू यू गो अबाउट, मतलब अगर मैं आपको कहूँ कि जी अगर आपका JD में क्या क्या चीज़ें आती हैं, बिकॉज आई एक्चुअली वांट टू अंडरस्टैंड कि एम्बेसडर की मेन JD के अंदर क्या क्या चीज़ें फॉल करती हैं। मतलब डज ही रिपोर्ट डायरेक्टली to the president? Does he report directly to the foreign minister? मतलब how does that go about? We report directly to the foreign secretary, who reports to the foreign minister. Foreign secretary हमारी सर्विस के ही होते हैं, we report to him। पर हमारे एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होता है जिसको हम वो सीधा प्राइम मिनिस्टर तक भी जाता है, प्रेसिडेंट तक भी जाता है, जो हमारे चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, जो हम समझते हैं कि ये चीज़ बहुत अहम है और ये हाईएस्ट पॉलिटिकल लीडरशिप के वो फॉरेन पे, तो वो हमारी ऊपर तक भी जाती है हमारी कम्युनिकेशन। बट फ्रैंकली हमारा जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होता है, वी रिपोर्ट डायरेक्टली टू द फॉरेन सेक्रेटरी, हु इज़ द सीनियर मोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का जो अफसर होता है, उसको हम डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं। सो वेयर डू यू थिंक पाकिस्तान मतलब फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि हर दफ़ा जब भी कोई आती है तो एकदम फॉरेन होती है, हमारी पॉलिसी बदलती भी है। हमारी सबसे बेहतरीन फॉरेन पॉलिसी, और आपका 30 साल का करियर है, बेहतरीन फॉरेन पॉलिसी किस दौर में आपने देखी है? फॉरेन पॉलिसी देखें, हमारी फॉरेन पॉलिसी है ना, हमारा खत्ता डिटरमिन करता है। पाकिस्तान काफ़ी नामसायद हालात से तो जा रहा, फॉरेन पॉलिसी हमारी फ्रैंकली काफ़ी अच्छी रही है। हिस्टोरिकली देखा जाए, मैं 4 साल, हमारा जो मुस्तकिल मंदूब होता है जिनीवा में, हमारे UN के 2 मंदूब होते हैं, जिनीवा में, एक न्यूयॉर्क में, तो वहाँ पे मैंने 4 साल सर्व किया। तो हमसे सारे लोग कहते थे कि यार पाकिस्तान पंचेस ऑफ इट्स वेट, कि देखें अब एक जो है पाकिस्तान फिर सिक्योरिटी काउंसिल का, हम हर 10 साल के बाद सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बनते हैं। ये बड़े कम ममालिक एशिया में इसको करते हैं। तो दैट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी के जी हमारी फॉरेन पॉलिसी इज़ डूइंग वेल। अभी भी हमने 181 वोट लिए, इलेक्शन हुआ था, वी वर इलेक्टेड टू सिक्योरिटी काउंसिल, हर 10 साल के बाद हम आती। दिस इज़ द 6th or 7th टाइम पाकिस्तान हैज़ बीन। और हिस्टोरिकली आप देखा जाए, अभी भी अगर आप जाए ना मोरक्को, अल्जीरिया, टूनीसिया,
वो कहते हैं कि जी हमारी आज़ादी में जो कलीदी किरदार अदा किया था वो मिनिस्टर वो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने किया था। अच्छा। बड़े कम लोगों को पता है कि वहाँ पे एवेन्यूज़ हैं जो सर ज़फ़रुल्लाह और पतरस बुखारी के नाम पे, पतरस बुखारी साहब भी हमारे परमानेंट मंदूब थे, बहुत बड़ा नाम था हमारा, उनके नाम पे बाकायदा एवेन्यूज़ हैं। और पाकिस्तान को सफारती पासपोर्ट उन ममालिक के डिप्लोमेट्स को देता था क्योंकि वो फ्रांस के खिलाफ एक फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे। तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी काफ़ी अहम रही है, वो बड़ी पॉलिटिकल थी, पर अब आहिस्ता आहिस्ता हाउ कम मतलब ये चीजें फिर हमें नहीं मतलब मालूम होती थी। अब ये बात है कि ये मेरे ख्याल से ये बातें बतानी चाहिए, तारीख का ये हिस्सा है कि हमने जो किरदार अदा किया है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं हमारी कि ममालिक की आज़ादी में। इवन बॉस्निया का भी सफ़ीर जो मुझे मिलता है वो कहता है कि जी जो तुमने किरदार अदा किया। सिमिलरली श्रीलंका का सफ़ीर मुझे हमेशा कहता है कि जी हम एक मुल्क हैं जो पाकिस्तान ने हमें मदद की थी। तो पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया है, पर अब जो फोकस आ गया है कि वर्ल्ड वॉर के बाद एक नई दुनिया उभर रही है और यहाँ पे अब आपको इकोनॉमिक डिप्लोमेट्स चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको रोज़गार चाहिए। और यही हमारा फोकस है कि हमने फोकस करना है कि किस तरह हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेसेस करें दुनिया में। इट्स अ ग्लोबल मार्केट नाउ। वर्ल्ड वॉर के ज़माने में दुनिया दो चीज़ों में, ब्लॉक्स में तकसीम थी, पर अब टेक्नोलॉजी के वजह से अब इट्स अ ग्लोबल मार्केट और आपको अपने मुल्क को बेसिकली यू हैव टू सेल योर मार्केट, यू हैव टू सेल योर पीपल। और पाकिस्तानी डायस्पोरा हमारा बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। 18 लाख पाकिस्तानी यहाँ पे मुकीम है, बट 18 लाख बिग नंबर। 11 लाख इस मुल्क में मराठी रहते हैं, 18 लाख पाकिस्तानी रहते हैं। क्या बात है। और इसी तरह तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख पाकिस्तानी पूरी दुनिया में मुकीम है। तो उनको जो कि अगले साल डबल होने वाले हैं, जो हालात जा रहे हैं सर। आपको पता है 94% पीपल वांट टू लीव, 94%, एंड दिस इज मोस्टली द यूथ वांट टू लीव पाकिस्तान फॉर अ बेटर फ्यूचर। अब इसमें फख्र की बात तो कहीं से भी नहीं है। अच्छे बुरे वक्त हर कौमों में भी आते। सर वो मुझे अच्छा वक्त बता दें, मैं वाकई देखना चाह रहा हूँ कि अच्छा वक्त कौन सा था, क्योंकि वो शहजाद रोए वाली बात जब से पैदा हुई नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं। उनसे मोड़ भी रह गया सर, उनसे सीधे हो गए सारे। अब तो देखे ना, अब तो एवरीबडी नोज ब्लैक एंड व्हाइट। कहते हैं ना पैबस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार। हाय हाय सर, बहार की उम्मीद हमने लगाई थी मगर वो टैच छोड़े। यहाँ तो ऐसे डाले शाले नहीं आते, मगर खैर है। अच्छा, जहाँ हम बात करते हैं एक्सपेक्ट्स की, और बहुत बड़ा नंबर है, जैसे आपको पता है कि मतलब उनको वोटिंग राइट्स भी नहीं दिए गए, नो दैट, वेयर डू यू स्टैंड ऑन दैट? यू थिंक एक्सपेक्ट्स हमारे जितने इम्पोर्टेंस पास जो पाकिस्तानी से उनको वोटिंग की राइट होनी चाहिए? मेरे ख्याल से मिल जाएगा, बहुत बड़ा हमारा एक है, इट्स अ बिग नंबर। यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होगा इन ममालिक में, गल्फ में, क्योंकि यहाँ पे जमीन वो है नहीं, यहाँ पे एक नंबर बहुत ज़्यादा है। बट आई गेस पे टेक्नोलॉजी किसी स्टेज पे आपको वो इस पे सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर पाकिस्तानी आपके $30 अरब हर साल ज़र मुबादला बेचते हैं तो $30 अरब कोई छोटी अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ी अमाउंट है। सर यहाँ जरदारी साहब की कितनी प्रॉपर्टीज है? मैं का टुल्ला मार लूँ। अच्छा मुझे बताइए, जिस साहब ने कहा 18 लाख बंदा यहाँ बेस्ड है, you are basically a voice of 18 lakh people over here. So how do you go about के यहाँ के जो हमारी जो traditions हैं, do they allow it, मतलब are they flexible towards it, या इन्हीं के rule of law के अंदर रह के हमें अपनी सारी traditions को follow करना पड़ता है? देखिए जी, traditions तो आपको follow करना पड़ते हैं। इनके law जो है ये बड़े particular है। मैंने आपको कहा ना कि इनकी जो अपनी आबादी है वो 10% से कम है, मुकामी आबादी पूरी, यानी कि तकरीबन 88% लोग यहाँ पे गैर मुल्की हैं। सबसे बड़े हिंदुस्तानी है, फिर पाकिस्तानी हैं। तो यहाँ पे आप कानून तोड़ नहीं सकते, जो उनके डिफाइंड रूल्स हैं उस पर ये बड़े स्ट्रिक्ट हैं। तो ये हमारा, पर बाकी आपको पूरी आज़ादी है मजहबी अपना सारा का त्यौहार मनाने की, सेलिब्रेट करने की, बट यू हैव टू वर्क within the confines of UAE law. उसमें ये लोग बड़े पर्टिकुलर हैं और वो उस पर ये हमें कहते भी हैं गाए बगाए कि जी थोड़ी सी आपकी जो कम्युनिटी है वो वोकल है कुछ चीज़ों पे, जो हमने कम्युनिटी को भी कहा थोड़ा सा यार अगर आपके प्रॉब्लम्स हैं
तो ये आपको यहाँ पे एयर करनी नहीं चाहिए, वो पाकिस्तान में जाकर करें, यहाँ पे यहाँ ना लेके आए, यहाँ पे इनके आपको कानून के मुताबिक आपको करना पड़ेगा, उस पर इनकी टॉलरेंस नहीं है। अगर आप इनका कानून तोड़ेंगे तो इस पे, क्योंकि जहाँ पे 200 मुख्तलिफ कौमियतों के लोग रह रहे हो तो दे हैव टू बी वेरी केयर। हाँ, देन यू हैव टू बी, मतलब वही बात है कि अगर आप एक को छूट देंगे फिर अगला आ जाएगा। और वही बात है कि यहाँ वो कहते हैं कि आप अपनी पॉलिटिक्स हमारे पास ना लेके आएं, अपनी पॉलिटिक्स आप अपने पास ही रखें। जहाँ हम बात करते हैं हमारी यूथ, और स्पेशली इतनी ज़्यादा यूथ जो है वो पाकिस्तान छोड़ के आना चाह रही है, और यूएई सबको इसलिए अट्रैक्ट करता है बिकॉज सबसे करीब है, मोनेटाइजेशन इज एक्सीलेंट ओवर हियर, सिक्योरिटी इज एक्सीलेंट ओवर हियर। बट टू द पीपल हु एक्चुअली वांट टू कम हियर, एक उनके पास वो ख्वाब भी होता है कि अच्छा जी इतने आके थे नोट ही नोट, वाह वाह वाह, टैक्स नहीं है फलां। बट व्हाट इज द हार्श रियलिटी दे शुड बी अवेयर ऑफ? सिंपल सी बात है कि जी यहाँ पे बहुत से लोग विजिट वीज़ा पे आ जाते हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती विजिट वीज़ा पे। कुछ लोग बेचारे जो बिल्कुल गरीब होते हैं, क्योंकि वीज़ा लगाना, टिकट लेना सस्ता काम नहीं है। अगर आपके पास क्वालिटी है, क्वालिफिकेशन है, तो स्काई इज़ द लिमिट। शुरू में यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे तेल निकला था सन 62 में, और इन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू किया था 64-65 में। उसके बाद उनके पास पैसा आया तो बहुत कंस्ट्रक्शन हुई। इस मुल्क में सिर्फ सारा था। अब ये लोग हाई एंड इकोनॉमी की तरफ मूव कर चुके हैं ये लोग। अब इनको लेबर भी हाई एंड क्वालिफाइड लेबर चाहिए दुनिया से, तो वो बड़ा ज़रूरी है पाकिस्तानी को। मैं कहता हूँ कि जी एक अपनी आप क्वालिफिकेशन, तालीमी काबिलियत बढ़ाएं। दूसरा, आप अपनी स्किल्स बेहतर करें, लैंग्वेज स्किल्स, ओके, टेक्निकल स्किल्स, ये बड़ा प्लस है कि हाउ गुड आर यू इन टेक्नोलॉजी। और तीसरा, वो एक इट्स अ क्लीशे बट इट्स अ फैक्ट, हर पाकिस्तानी एक सफ़ीर है पाकिस्तान का। तो आप जब निकलें तो आप ये सोचें कि जी आपके पीछे एक पूरा इमेज चल रहा है। तो बाहर के मुल्क में यू हैव टू बी डबली केयरफुल, जहाँ पे 200 मुख्तलिफ नेशनलिटी के लोग आपको देख रहे हैं। यू थिंक यहाँ हम लोगों को थोड़ा सा रेसिज्म फेस करना पड़ता है कि पाकिस्तानियों को कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, इंडियंस को ज़्यादा मिलती हैं? आई टेंड टू डिसएग्री विद इट, बट इंडियंस के नंबर हमसे ज़्यादा हैं। एक तो चक्कर है, इंडिया हमसे 6 गुना बड़ा मुल्क भी है, इकॉनमी उससे ज़्यादा बड़ी है, और आई मस्ट गिव क्रेडिट, तालीम उनकी हमसे बेहतर है। वो उसका वो डिविडेंड ले रहे हैं उनके लोग। हमें जो चीज़ अब थोड़ा सा तकलीफ़ दे रही है कि हमारी तालीमी लेवल्स की वजह से अब हमें तकलीफ़ हो रही है बाहर, क्योंकि अब हाई एंड स्किल्स के लोग आ रहे हैं। तो हमें पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम और तालीमी मेयार भी बेहतर करना पड़ेगा, ताकि आप ग्लोबल मार्केट पे, पर जहाँ तक डिमांड है, पाकिस्तानी लेबर की डिमांड हमेशा रहेगी फ्रैंकली, क्योंकि मैं लेग वर्क हम ज़्यादा करते हैं, हार्ड वर्क हम ज़्यादा करते हैं। जो मुझसे लोग कहते हैं ना, जो यहाँ पे भी कहते हैं, जो जहाँ पे आपको मैनुअल लेबर करना पड़ता है, वो कहते हैं जी पाकिस्तानी अफगानी आर द बेस्ट। जो गर्मी में जो हार्ड लेबर कर सकता है वो दो का, और मुश्किल काम भी हम कर सकते हैं। क्रेन ऑपरेटर्स ऊपर 100वीं मंजिल पे पाकिस्तानी होता है आमतौर पर। अल्लाह खैर। तो पाकिस्तानी इसलिए मामले में देयर इज अ स्किल, बट अब लेबर की जगह उनको दे हैव टू इम्प्रूव देयर स्किल्स। हर किस्म की तालीमी स्किल, ज़बान सीखनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट है, आपको 2-3 ज़बानें चाहिए। मगर सर आप देखें ना, एक टाइम होता था जब कहते थे कि जी डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, या बैंकर बनना थी। अब इतना वास्ट हो गया है, आपकी बैंकिंग आपकी ऑनलाइन चली गई है, आप देख रहे हैं AI आ गई, इंटेलिजेंस आ गई। Where do you see the future of education, especially यहाँ के जो बंदे आके यहाँ रह रहे हैं और अपने बच्चों को यहाँ पैदा कर रहे हैं? Where do you see the future that क्या IT के अंदर आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है, आपको सर्विसेज में मतलब ज़्यादा नज़र आ रहा है, being a foreigner yourself also? देखिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है IT का, ग्लोबल पोटेंशियल है। दूसरा पोटेंशियल इधर भी और पाकिस्तान में भी है टूरिज्म का। टूरिज्म यहाँ पे आपने होटल्स देखें, एक शहर में 20-20, 30-30 5 स्टार होटल्स हैं। हाँ जी, ये पूरा आप देख लें, ये पूरा का पूरा यास आइलैंड अभी ना, यास आइलैंड। मैं पाकिस्तान प्रपोजल किया कि जी आप होटल मैनेजमेंट की इंस्टीट्यूट्स खोलें, जहाँ पे आप लोगों को ट्रेनिंग दें फॉर होटल मैनेजमेंट, फॉर culinary, एज ए कुक, शेफ्स लोगों को, शेफ्स सर, बिकॉज
that is your social footprint. That is your cultural footprint. अब वही बात है, आप यहाँ पे अगर आपको मौका मिला, या इधर सादियात आइलैंड में इनका लूफ म्यूजियम खुला हुआ है। लूफ, यस। उसके अंदर वो कहते हैं कि दुनिया की 4 सबसे पुरानी कदीम सिविलाइजेशन 4 हैं। येलो रिवर चाइना, नाइल रिवर मिस्र, यूफ्रेटिस एंड टिग्रिस इराक, और इंडस वैली। तो हमें अपनी सिविलाइजेशनल पे फ़ख्र होना चाहिए, अपनी सकाफती विरसे पे फ़ख्र होना चाहिए, हमें वो प्रमोट करना चाहिए। हम यहाँ पे होटल, हमारे बंदे यहाँ पे भी हैं, और पाकिस्तान को प्रमोट करें। देखें, छोटे छोटे मुल्क 10 से 15-20 बिलियन डॉलर सिर्फ टूरिज्म से कमा रहे हैं। पाकिस्तान का पोटेंशियल मेरा ख्याल से 40-50 बिलियन डॉलर का है, जो पाकिस्तान के पास कुदरती हसन है। आपने मुझसे शुरू में बात की, मैंने 7-8 मुल्कों में काम किया, 2-3 मुल्कों में पढ़ाई भी की, मैंने कोर्सेज पे भी में गया, पर जो खूबसूरती आपको पाकिस्तान में मिलती है, आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलती। सर हुंजा वैली आप देख लें, क्या हुंजा तो कुछ नहीं जी, हुंजा से आगे आप छोटे छोटे वैलीज में जाए ना, असली पाकिस्तान तो आपको उधर नजर आता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और उससे बड़ी खूबसूरती जो अभी भी लोगों के अंदर एक वो जो खलूस है, जो मोहब्बत है, उसको हमने अब तक मार्केट नहीं किया। अब बाकी ममालिक ने, ज़्यादातर ममालिक ने सेंट्रल एशिया में, और उन्हीं ने सारे GCC नेशनल्स और रेजिडेंट्स की वीज़ा ऑन अराइवल कर दिए हैं। मेरा ख्याल से पाकिस्तान को भी ये करना चाहिए, ताकि लोग सर, बल्कि आपने बड़ी अच्छी बात की, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कि अभी इस दफ़ा दे हैव ऑलमोस्ट रिजेक्टेड 70% ऑफ वीज़ाज टू पाकिस्तानीज दुबई के, क्योंकि वो गर्मियाँ आ रही थी, सब ने दुबई आना था छुट्टियाँ मनाने के लिए। 70% लोगों के वीज़ाज रिजेक्ट हुए हैं। तुझे पता है उसके बताएं क्या रीजंस हैं मेन? उसके जी मसाइल वही हैं कि थोड़े से आपके लोगों ने आपके कुछ सानवी बदनाम होंगे, शौक से भीख मांगे आ गए, भीख मांगने वाले लोग आ गए। सही है। क्राइम में आपकी रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है अनफॉर्चुनेटली। तो ये चीज़ें और इस तरह के फैक्टर्स थे जो हमने आइडेंटिफाई किए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला बन गया था ओल्ड दुबई के अंदर जी। तो ये काफ़ी मसला था, और ये पिछले साल से बड़ा मसला बना हुआ था। अब ये आपको सोचना चाहिए कि जी ऐसे लोगों को हम मेक श्योर करेंगे जिनको नज़र से आ रहा है कि ये क्या करने जा रहे हैं, उनको नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि वो आपका सिर्फ और सिर्फ बदनामी होती है, आपका कुछ नहीं होता। और यहाँ भी इस तरह की रिपोर्ट्स हुई हैं, रिपोर्ट्स भी हैं भाईजान, खुदा आगे वास्ते जिथे जाते हो सानू बदनाम ही कर दो, मतलब थोड़े जते लिहाज कर लो। सर, जहाँ हम बात करते हैं, आपको क्रिकेट का तो शौक है, बहुत ज़्यादा शौक है। क्या बात है। तो हमारी टीम क्यों आ रही? सर ना पूछे, ये आप मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रहे। सर मतलब कैप्टन कौन होना चाहिए हमारी टीम का, किसको होना चाहिए? अगर आप मुझसे पूछे तो मैं तो रिजवान को बनाऊंगा। रिजवान को थोड़ा सा आपको कैप्टन एग्रेसिव होना चाहिए, और उसमें लीडरशिप। देखिए जी, लीडरशिप जो होती है ना, इट्स नॉट अबाउट द क्वालिटी ऑफ योर बैट्समैन, कितने अच्छे खिलाड़ी हैं। ये एक नर्व्स की गेम होती है, और एक ये यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल। माइक ब्रेडली था इंग्लैंड के कैप्टन, बहुत ही मीडियोकर बैट्समैन था, और जबरदस्त कप्तान था, बहुत अच्छा कप्तान था। सिमिलरली क्लाइव लॉयड बहुत अच्छा वेस्ट इंडीज का कप्तान था, चैपल्स। हाँ जी। तो वो ये हमारा अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट इज वन थिंग जो मैं हमेशा कहता हूँ कि काश हॉकी, स्क्वॉश, बास्केटबॉल, ये भी हमारा जेवलिन, हमारा बहुत बड़े स्टार्स आ रहे हैं, पर क्रिकेट इज वन थिंग जो हमारे मुल्क को इकट्ठा रखता है। और जब हमारी क्रिकेट टीम अच्छा नहीं करती है ना, जबकि हमारी क्रिकेट टीम बहुत अच्छी है, सर आई थिंक वो भी हमारे ही कसूर है, क्योंकि हमने मीडियोकर क्रिकेटर्स को ना स्टार्स बना दिया। आई पर्सनली, मतलब मुझे वो बड़ी हेट आती है अगर मैं बाबर के बारे में बात करूं। He's a great batsman. He's a great batsman, no doubt, but he's a bad captain. मतलब आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम लोग टीम में उन लोगों को लेके आए जो एक्चुअली डिजर्व करने हैं। मतलब जिन लोगों का फिजिकली फिट नहीं है, जो लोग इंजर्ड हैं, हम उनको खिला रहे होते हैं। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से ज़्यादा क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स जा रही है। अनफॉर्चुनेटली जी, बड़ा अफसोस होता है, बिकॉज इनको नहीं मालूम कि लोग लिटरली, मैं तो देखा है ना, जहाँ पे मैं पहले यहाँ पे था, यहाँ पे मैचेस होते थे, पूरा ग्राउंड भरा होता था, और हमारा लेबर जो महीने के 1000 दिरहम कमाता था, वो 100
100 दिरहम का टिकट लेकर वो देखने जाता था। ये लोगों की मोहब्बत है इनके साथ। और जब ये सियासत के ऊपर या किसी और चीज़ के ऊपर तो बड़ी तकलीफ होती है। सर तो आपको इंडियन एम्बेसडर ने फ़ोन किया जब आप हमारी टीम हारी और कहा मिला था मुझे वो सारी बात है, वो तो होता है ये पर स्पोर्ट्स में होता है, कोई हारता है कोई जीतता है, पर अहम चीज़ होती है कि आपको अपनी हार से सीखना चाहिए और कोशिश करेंगे। सीखते हैं ना, हम हार ही जा रहे हैं, हम कहते हैं हाँ इस बार हारेंगे तो शायद कुछ सीख जाए, मगर हम हार ही जा रहे हैं। मगर अल्लाह करे कि मतलब बेहतर दिन भी आए। ऐसा कुछ नन्हे मुन्ने से मेरे सवाल होते हैं, एक्सक्यूज मी वाले सवाल होते हैं, अगर आपने जवाब देना है हम दे सकते हैं। एक चीज़ जो आप नहीं कभी करेंगे? नहीं करूँगा। One thing that I will never do. Difficult, too hard to say. इंडिया अगर आपका तबादला हो जाए वहाँ क्या करें? वहाँ तो नहीं, काम है जी, देखें हाँ जी, काम जहाँ पे काम होता है, ना हमारी नौकरी में ना नहीं कहा जाता। अच्छा, जो आप जहाँ कहते हैं वहाँ आपको हुक्म मिले, यू से यस। और हिंदुस्तान हमारे इज अ गुड पोस्टिंग, आपको हमेशा मालूम है। हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान बड़ी अहम पोस्टिंग है, इस तरह पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान बहुत अहम पोस्टिंग है। यू सेंड वेरी पिछले दिन आपने ट्वीट भी किया था कि इंडिया इज अ स्टेट ऑफ टेररिज्म एंड मिस इन्फॉर्मेशन वगैरह, वो किस चीज़ पर आपने किया था? बड़ा आशा नहीं जी किसी बात पे हुआ होगा, बिकॉज मैंने हिंदुस्तान को हैंडल किया है काफ़ी अर्से। अच्छा किया, बगल में छुरी मुंह में राम, वो एग्जैक्टली वही वाली चीज़ है। देखें जी, अच्छे बुरे लोग हर माशरे में, हर मज़हब में, हर मुल्क में होते हैं। जो सबसे अच्छी बात है मेरे प्रोफेशन में कि आपको अंदाज़ा होता है कि आप कुएं के मेंढक से आप दुनिया का आपका कुआं बन जाता है। आप एक बार दूसरे कल्चर्स के साथ एक्सपोज होना तो आपकी पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ बदल जाता है। तो उधर भी अच्छे बुरे लोग हैं, हमारे भी अच्छे बुरे लोग हैं, पर इसी स्टेज पे हालात ठीक होंगे, सारी बात है, हिस्ट्री है एक लॉन्ग। तो देखें है तो वो हमारे नेबर जो मर्जी हो जाए, रहना तो इकट्ठे है ही, तो अगर मिल बांट के रह लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो फिर एक चीज़ आप जो नहीं करेंगे कभी, दैट भी नहीं करूँगा, नए कैप्टन को सपोर्ट। हाँ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बड़ा मुश्किल सवाल है जी, मुझे सोचना पड़ेगा, बताऊंगा अगर मैं जहन में कुछ आ गया। चलें ठीक है। और एक होता है ना, नो कमेंट आके चले। नहीं आप कहते हैं एक्सक्यूज मी। अच्छा जी, एक पॉलिसी जिससे मैं डिसएग्री करता हूँ या करता था। पॉलिसी थी जी, हम एग्री और डिसएग्री करते हैं थ्रू आवर ऑफिशियल चैनल्स, पब्लिकली हम नहीं करते। अच्छा, पब्लिकली हम नहीं करते। चलें, एक चीज जो शायद कभी मैं ट्राई करने के लिए मुझे घूमने का बहुत शौक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जाने का बहुत शौक है मुझे। अरे वाह, क्या बात है। एक चीज जो मेरी बेगम हमेशा कंप्लेंट करती है मेरे बारे में, कहती है तुम घर को कम वक्त देते हो, दफ्तर को बहुत कम वक्त देते हो। ये तकरीबन सारी बेगमात का होता है। नहीं आपको ज्यादा ही टाइम देते हैं। आपने मेरा ख्याल है ये पोस्टिंग भी इसलिए नहीं थी कि आप बेगम से भागते रहे। अच्छा जी, एक चीज जो अपने बारे में मैं बदलना चाहता हूँ, फिजिकली भी हो सकती है। हाँ, मैं थोड़ा सा आई वांट टू गिव मोर टाइम फॉर एक्सरसाइज, आई गेस। हाँ, आई वुड लाइक टू गिव माई सेल्फ मोर टाइम, बिकॉज आई वाज अ गुड स्पोर्ट्समैन स्कूल कॉलेज में। नौकरी में आके थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया, तो आई लाइक टू गिव माई सेल्फ मोर टाइम टू रीड। आई लव रीडिंग, तो वो आई विश अगर मेरे पास वक्त हुआ तो किताबें और मैं पढ़ना चाहूँगा, सफ़र और करना चाहूँगा, एक्सरसाइज और करना चाहूँगा। दैट्स समथिंग आई वुड लाइक टू डू। नहीं सर, आप जिस पोस्टिंग में सफ़र ही कर रहे हैं। अच्छा सर, एक एम्बेसडर जिसको मिलके वाकई ही आई वाज इम्प्रेस्ड, पाकिस्तानी के गैर मुल्की? नहीं गैर मुल्की यहाँ पे के अब तक सर, अभी तक अगर मुझसे, हमारे भी बहुत से सफ़ीर थे, पर अगर मुझसे पूछा जाए जिस एक सफ़ीर ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया, वो अल्जीरिया का सफ़ीर था, एम्बेसडर अल जज़ीरी UN में। अच्छा, वो इतना काबिल आदमी था, 3 ज़ुबानें बोलता था फ्लुएंटली, अरबी, फ्रांसीसी, अंग्रेज़ी। वाह। और तीनों में वो विदाउट एक्शन बोलता था, और एक तीनों में फ्लो करता था, पर उसकी जो उससे ज़्यादा उसकी अंडरस्टैंडिंग जो ग्लोबल पॉलिटिक्स की थी बहुत अच्छी थी। फिर चीन के मंदूब थे ज़ुकांग, he was brilliant. He was one of the sharpest person that I've seen in my career as ambassador, जिससे मुझे इम्प्रेस किया है। हमारे भी कुछ सफ़ीर थे, शौकत उमर साहब बहुत ज़बरदस्त सफ़ीर थे, फॉरेन ऑफिस ने अच्छे सफ़ीर
बनाए, हिस्टोरिकली अच्छे सफ़ीर गुजरे हैं हमारे, तो अच्छे बुरे आदमी हर जगह पे होता है। ठीक है जी। अच्छा, ये मुझे पता है, इसका आप जवाब नहीं देंगे, लेकिन वोट किसको डाला था आपने? मैं इधर था, मैं वोट डाल नहीं सकता। अच्छा, वोट डाल रहे, चले अगर मौका मिले किसको देंगे वोट? ये देखिए, ये जाती फेल होता है। मेरा वोट मेरी मर्जी। अच्छा जी, एक ऐसा सफीर जिसको मैं दोबारा मिलना नहीं चाहूंगा कि यार भाई एक ही बारी बड़ा से होते हैं जी, कई लोग भी होते हैं ऐसे, सफीर भी होते हैं तो आप कहते हैं कि जी बस हो गया, छोड़े, नो नेम्स, वो गुजर गए, वो गुजर भी चुके हैं, तो गुजर चुके हैं, उनको कदम भी देना चाहिए। एक चीज जो मैं अनलर्न करना चाहता हूँ, बड़ा मुश्किल काम होता है अनलर्न करना, काश मैं कर सकूं, पर मेरे ख्याल से इतना 30-32 साल की नौकरी के बाद आपकी वायरिंग ऐसी हो चुकी होती है, उसको अनलर्न करना बड़ा मुश्किल होता है। आई थिंक औलाद आपको अनलर्न करवाती है, बिल्कुल कराती है औलाद अनलर्न करवाती है। अच्छा, वाकई है, तो मैंने करना पड़ेगा। जैसे आई हैव हाइट फोबिया, और मैंने बड़े देर तक अपने आप को उस चीज से दूर रखा, बट बिकॉज ऑफ माय सन नाउ अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो अपना फोबिया जो है ना वो अनलर्न करने की कोशिश करता हूँ। मैं कहता हूँ अच्छा यार चलो ठीक है, अब ये कह रहा है तो मुझे अब करना पड़ेगा। एक चीज जो मैंने अपनी औलाद से सीखी, औलाद से जी मैंने सीखी के बड़े जबरदस्त, वो दिस ये जो नई जनरेशन है ना, दे आर नॉट इनटू पोजेशंस, दे आर इनटू एक्सपीरियंसेस। ये एक नई पौध है, वो जो नज़म भी थी बड़ी मशहूर के, आपकी जो नई जनरेशन है, मैं अपनी नई पौध से बहुत कुछ सीखता हूँ। अभी भी मैं टेक्नोलॉजिकली इतना चैलेंज होता हूँ, मैं बच्चों के पास जाता हूँ कि किस तरह करो, और ये बच्चे बड़े काबिल हैं हमारे बच्चे, उनको देख कर वो आपका उम्मीद जागती है कि जी मुल्क इंशाल्लाह, अल्लाह करे सर, अल्लाह करे, वरना ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि बिटकॉइन के अंदर जड़ी ऐसी बिट्टा मारी है ना। अच्छा शुक्र, आप तो गए पढ़े ही नहीं कभी। हाँ सर। अच्छा जी, वो आपने उसका जवाब दे दिया। फेवरेट पाकिस्तानी हीरोइन मेरी कौन सी रही अपने ज़माने की, आप बता सकते हैं कि यार आने में फिल्मा देखता सी, वाह 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 वाह। अच्छा, मुझे इंटरेस्टिंगली, जबकि मैं बहुत छोटा था, एंड आई डोंट नो वेयर इज शी नाउ, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, उसका ड्रामा भी आया था और उसका 1-2 फिल्मों में भी आई थी, फिल्म भी देखने मैं गया था अपने पेरेंट्स के साथ, नवीन ताजिक। शी ओनली अपीयर्ड इन 2 or 3 ड्रामाज, 70s की बात है, यू विल नॉट इवन रिमेंबर, आई वाज अ किड एट दैट टाइम। शी वाज गुड, वो बहुत, फिर और भी अच्छे, आई एम श्योर। चलो, वो प्रेजेंट आपने ड्रामा भी देखा हाल ही में पाकिस्तान का? सर काफी अरसा हो गया, अनफॉर्चुनेटली। यहाँ एंटरटेनमेंट पॉलिसी लेके आए ना, मतलब हाँ, यहाँ पे वैसे बताओ, पाकिस्तानी, मैंने कल इनके मिनिस्टर ऑफ कल्चर से मुलाकात हुई है, और उसको मैंने कहा कि मैं पाकिस्तानी फिल्में, ड्रामे, आर्ट, म्यूजियम की चीजें लेकर आना चाहता हूँ। बेशक, बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी आपदा परवीन आई थी, 18,000 का हॉल जैम पैक था। That was आतिफ असलम के साथ, आतिफ असलम के साथ आई थी, और उसमें बताओ पाकिस्तानी को 20-30% थे, बाकी दूसरे ममालिक के लोग थे। क्या बात। और इनका मिनिस्टर ने मुझे बताया, कहता है मुझे जो फीडबैक आया कि आपदा परवीन के हॉल में एक सीट खाली हुई थी। मैं कहा जी आपदा परवीन इतना बड़ा नाम है, वाह, we have to relish। नहीं सर, I think बिकॉज एंटरटेनमेंट जो है, हमारी ड्रामाज हो गए, हमारा म्यूजिक हो गया, वो ग्लोबली इतना स्ट्रॉन्ग है। आपका कोक स्टोरी बहुत अच्छा है। हाँ जी भाई, रुहेल मेरा सीनियर होता था स्कूल में। हाँ, and he has done wonders। मैं suppose जब भी मिलता हूँ मैं कहता हूँ, have you heard the new one also? मैं न्यू वन भी देखा, बहुत अच्छा है वो। हमारा म्यूजिक बहुत अच्छा, म्यूजिक इज डूइंग वंडर्स। हमारा म्यूजिक हमेशा से बहुत अच्छा था, अब बहुत ही अच्छा हो गया, कुछ ही होती है सुन। बस सर वही तो, यहाँ कॉन्सर्ट्स करवाए ना लाजमी। अच्छा सर, कुछ मुल्कों के नाम लूंगा, आपने कुछ पॉलिटिकल लोगों के नाम लेने, नॉन पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, एक्टर्स भी हो सकते हैं, मगर अगर पॉलिटिकल हो तो ज्यादा अच्छी बात है कि इस मुल्क का अगर किसी को एम्बेसडर आप चूज करेंगे तो किसको कहाँ भेजना चाहेंगे? ठीक है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ न्यूजीलैंड के एम्बेसडर कौन हो? न्यूजीलैंड हमारे करियर के लोग ही होते हैं सारे। नहीं, आप किसी कोई पॉलिटिकल पार्टी से आप कह सकते हैं, या तो पॉलिटिकल होना चाहिए या स्पोर्ट्स का होना चाहिए बस, या एक्टर हो जाए। वसीम अकरम हो सकता है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड दोनों में। हाँ चलें, ठीक है, वेरी गुड आंसर। मेरे ख्याल से आप कहेंगे फखरे आलम को वहाँ भेज देते हैं।
हाँ बकरे आलम को तो खैर जहाज आप जाते चलो, मगर आपने कहा न्यूजीलैंड का वसीम अकरम को होना चाहिए। आइसलैंड ठंडी इलाका, किनू तुसी ठंडे कर ले यार। सबसे वो था सबसे ठंडा तो इंजमाम था। इंजमाम अच्छा चले, इंजमाम को हमने भेज दिया आइसलैंड। जर्मनी किसको भेजे? जर्मनी के लिए मियादाद, जावेद मियादाद। जावेद भाई एक लें, जर्मनी भेज रहे हैं आपको। अच्छा जी, युगांडा किसको भेजेंगे? कासिम उमर। आजम खान के लें। कासिम उमर को भेजेंगे युगांडा। स्पेन किसको भेजेंगे? स्पेन समीउल्लाह को। ठीक है जी। एंड इटली जिसमें आर्ट का हो, इटली के लिए बहुत अच्छा सर। खातून भी हो सकती है। हाँ खातून भी हो सकती है। आपदा जी को भेज दें। हाँ क्या बात, सही बात है। आपदा जी। अच्छा जी, श्रीलंका नवाज शरीफ साहब को भेज देते हैं। आजकल तो फिर चिल करने हैं अंदर, सोचना पड़ेगा जी किसको भेज सकते हो तो। अच्छा जी। और बैंकॉक सर, बैंकॉक तो हमें भी बताएं किसको भेजेंगे? थाईलैंड किसको भेजेंगे? नो आइडिया। थाईलैंड किसी को नहीं भेजेंगे। जो है उधर वही ठीक है आज। जाने से पहले मैं एक जरूर सवाल करना चाहूंगा। You've traveled the world, you've met so many people, you've exposed yourselves to so many cultures, but being the face of Pakistan and representing Pakistan, do you think in the next 10 to 15 years, Pakistan has that capability to compete on an international level, जो कि आज से 20 साल या 30 साल पहले थी? I am absolutely sure, no doubt about it. ये पता नहीं, this is part of my faith. ठीक है, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान will be a major player इंशाल्लाह, ग्लोबली भी और रीजनली भी। It's a matter of time. IMF का कर्जा दे देंगे हम? हमें निकलना चाहिए जी। ये बहुत शर्मिंदगी की बात है कि 23वां प्रोग्राम IMF का, आमतौर पर ममालिक 1-2 प्रोग्राम्स के बाद निकल जाते हैं। हमें भी अब वो इकदाम लेने पड़ेंगे कि जहाँ पे हमें अपने पैरों पे खड़ा होना सीखना पड़ेगा, और जब तक हम नहीं निकलेंगे हम तरक्की नहीं करेंगे। ट्रू दैट सर। अल्लाह करे सर आपके मुंह में घी शक्कर। आमीन। मगर आई वाज अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, बट अब वो नहीं, बात तो सारे ऑप्टिमिस्ट होते हैं सर, होते हैं, मगर वो होता है ना कि 40 साल के बाद ना आपका ऑप्टिमिज्म भी जो होता है ना वो भी कहता है ऐसे मैंने ऑप्टिमिज्म तो ऑप्ट आउट ही कर लेते बेहतर है। मगर सर इट वाज लवली मीटिंग यू, वंडरफुल एक्सपीरियंस, हर्ड अ लॉट अबाउट यू। यहाँ बड़े लोग हैं जो हमेशा कहते हैं हाँ जी फैसल साहब को मैं जानता हूँ, ओ जी फैसल साहब को मैं जानता हूँ, मैं कह शेयर, एंड नाउ आई नो व्हाई दे हैव सच हाई रिगार्ड्स फॉर यू। एंड इसी तरह अगली जो आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ मुझे भी याद रखिए इंशाल्लाह, जावेद भी। और अगला जब कैप्टन आएगा फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, कैप्टन बहुत जरूरी है जी। अल्लाह खैर करे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। और दिनों साहब इसके साथ ही मुझे अब्दुल भट्ट को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखें। हमारा सैलेड आगे ठंडा हो गया, उन्हें सिखा दें। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि यार आप खाया ना करें, मैं क्यों ना खाया करें भाई, मेरा शो हो गया, मैं खा सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।